चलिए दोस्तों, बेसिकली हम यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो इसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। कुछ लोग मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ लोग न्यू होंगे। जस्ट लोग मुझे बेसिकली एस के मस्ताना सर के नाम से जानते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि प्रेजेंटली मैं झारखंड मंत्रालय में ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वो सब कहीं दबा देगा, ये थोड़ा सा टच नहीं करना है इससे, कहीं दबा देगा। प्रेजेंटली मैं झारखंड सचिवालय में ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। रही बात एसएससी की, एसएससी सीजीएल 2013, 2014, 2015 एंड 2016, ये चारों एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। 13 में एज ए ऑडिटर रांची में ही डोरंडा एजी ऑफिस में मेरी जॉब लगी थी। 2014 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत रांची पासपोर्ट ऑफिस में मैं कार्य किया। 15 एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। 16 में अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ पीटी दिया था। Just like मोबाइल 16 में मैंने सिर्फ पीटी दिया था और पीटी में मेरा स्कोर था 178.5, जो कि अगर देखा जाए तो 32वां रैंक था, कैटेगरी रैंक। अगर जनरल में देखा जाए तो ये रैंक 120 था। तो सबसे पहली बात ये जानना है कि इतना अच्छा रैंक आने के पीछे रीजन क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रैंक मैं 2 भी रह चुका हूं एमटीएस के एग्जाम में। क्योंकि जब 2013 का सीजीएल हुआ था तो पीटी और मेंस होने के बाद वो कैंसिल हो गया था। फिर से उसका पीटी और मेंस हुआ तो उस फ्रस्ट्रेशन में एक पोस्ट आया था एमटीएस, जो कि किसी भी एंगल से कोई खराब पोस्ट नहीं है। इवन बैंक क्लर्क से बेटर पोस्ट है एमटीएस। तो वो मैंने दिया था और उसमें पूरे इंडिया में मेरा 2nd रैंक आया था। इसमें भी मैंने कोई जॉब किया, फाइनली इसे छोड़ दिया। चलिए, तो आप बेसिकली ये जानना है कि सर आप इतने एग्जाम्स कैसे निकाल दे रहे थे, आखिर क्या ऐसा रीजन था कि इतने अच्छे स्कोर हो रहे थे आपके। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो देखिए, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे जेएसएससी का सिलेबस। सर उसके बाद पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ ठीक है। अगर जेएसएससी आपका ड्रीम है तो बेसिकली इसमें देखा जाए पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर है। पेपर 1, पेपर 2 में क्या है ये आपको पता है। मैं पेपर 3 की बात करूं तो इसके सिलेबस में झारखंड, फिर जीएस एंड जीके, कंप्यूटर, मैथ्स एंड रीजनिंग। बेसिकली ये टॉपिक्स है। अब देखिए, अगर आपको जेएसएससी क्लियर करना है तो झारखंड और जीके जीएस
इसमें आपको कड़ा टक्कर मिलेगा उन कैंडिडेट से जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, जेएसएससी का जो पोस्ट है वो किसी भी मामले में जेपीएससी से कम नहीं है। अगर आपको आराम की नौकरी चाहिए और रांची में ही चाहिए, रांची में ही जॉब चाहिए, तो जेएसएससी आपका बेस्ट चॉइस होना चाहिए। अब देखिए, यहां और यहां जिन लोगों की झारखंड और जीके जीएस अच्छे होते हैं वे लोग यहां पे मार खाते हैं, कंप्यूटर, मैथ एंड रीजनिंग। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हर जिनका जीके जीएस या जनरल स्टडी पेपर अच्छा है उनके साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सारे भी अच्छे होंगे। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको यहाँ पे इस चीजों पे ध्यान देना है। और ये ऐसे सेक्शन है जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैं खुद रीजनिंग में 2 टाइम्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया हूं। 45, 49 आउट ऑफ 50 ये बहुत बार मेरा रह चुका है। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा। चलिए, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं इस चीज पे काम करूंगा, रीजनिंग पे। बाकी और सारे चैप्टर्स के फैकल्टी हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक रीजनिंग पे। जिससे आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। ये आपके जेएसएससी में आएंगे। अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस एसएससी, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो रीजनिंग का है 25 क्वेश्चंस, जेएसएससी में 20 क्वेश्चंस है। तो देखना है कि विद इन टाइम इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, काबिलियत ये नहीं है कि आप 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप बना ले रहे हो 20 मिनट में। इतना कोई भी कर सकता है। 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में कोई भी बना सकता है। मेन यहां पे आपकी काबिलियत यह है कि 25 में से 25 क्वेश्चन आपका 10 से 12 मिनट में हो जाए, ताकि यहां पे जो हम टाइम सेव किए वो किसी और टॉपिक पे दे पाए। अब देखना यह है कि मैं कैसे आपको ये 25 में से 25 क्वेश्चन या 20 में से 20 क्वेश्चन विद इन टाइम 10 से 15 मिनट के अंदर अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब रीजनिंग में बेसिकली देखा जाए तो 2 पार्ट है। एक है आपके वर्बल रीजनिंग, दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आप जेएसएससी के सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ाई कीजिएगा तो ये वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के वेटेज की बात की जाए तो जहां नॉन वर्बल रीजनिंग से
10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं नॉन वर्बल से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस। मतलब दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, इक्विवेलेंट है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम जो स्टार्ट करेंगे अभी नॉन वर्बल से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं अल्फाबेट्स। क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है। चलिए, अब आपके पास सवाल ये आती होगी कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ें, क्या करें कि मेरा सारा स्कोर होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि रीजनिंग के लिए बुक खरीदना है। तो आपको अगर बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो एक बुक आती है पीयूष सर की, आप उसे खरीद सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होगा। बट मैं कहूंगा कि इसके लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है सर, इसके लिए केवल प्रीवियस ईयर पेपर, आपके 2 एग्जाम एसएससी एंड जेएसएससी, ये 2 एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर को इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से जाने का चांसेस नहीं है। चलिए, आई होप कि पूरा सिलेबस समझ पाए होंगे। अभी मैंने टॉपिक बाय टॉपिक सारे सिलेबस को डिस्कस नहीं किया है। सर एक मिनट शायद किसको, चलिए अब आगे स्टार्ट करता हूं। फर्दर मैं यहां से कुछ लोगों की क्वेरीज आ रहे थे कि सर जेएसएससी रीजनिंग के लिए मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपको पीडीएफ एग्जाम फाइटर के जो टेलीग्राम चैनल होंगे या यूट्यूब जो भी ग्रुप बना होगा उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको मार्केट से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप उस पीडीएफ को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस मैं गारंटी लेता हूं कि उसी से आएगा, बाहर जाने की चांसेस नहीं है। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा। मैथ और रीजनिंग में अगर कोई टीचर कहता है कि सेम क्वेश्चन आएगा तो ये आपको गलत बोल रहे हैं। हाँ, कंसेप्ट वो रहेगा, डाटा चेंज रहेंगे। चलिए अब आते हैं आगे फर्दर। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी सर अल्फाबेट से स्टार्ट मत कीजिए। अल्फाबेट क्या है, बिगिनिंग ऑफ द रीजनिंग है। अगर आप एबीसीडी नहीं जानते हो तो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। उसी तरीके से अगर हम दूसरा चैप्टर भी चाहें तो पढ़ा सकते हैं। बट आपके अल्फाबेट से मैंने कहा कि 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। अगर 20 क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसी पे काम करें। क्लियर है? कुछ लोगों के साथ इशू क्या होते हैं कि वो एग्जाम में ये नहीं देखते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट नहीं आने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है। अगर आप जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री से हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। हार्डली, जिसमें से आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। हम क्यों ना पॉलिटी पे फोकस करें, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मेन आपको एग्जाम का नेचर जानना जरूरी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अल्फाबेट्स। चलिए, अल्फाबेट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सारे अल्फाबेट्स के नंबर्स याद रखना, प्लेस वैल्यू याद रखना, जो कि बहुत सारे लोगों को याद होगी, बहुत सारे लोग उसे रटे होंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम में लिख लेते हैं। अभी मैं आपको अल्फाबेट्स के जो प्लेस वैल्यू है
वो इस तरीके से याद करवाऊंगा कि लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट्स अगर देखा जाए तो ए बी सी डी, ये सभी को पता रहता है कि एबीसीडी क्या होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। यहां तक ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है। उसके बाद एक वर्ड आते हैं इज और टी। इजोटी क्या है तो देखिए यहां पे ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। लोग क्या करते हैं, इससे आगे पीछे कर करके भी याद रखने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम में क्या होता है, आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके से पढ़ें कि अगर कोई बोले पी तो तुरंत बोले हम 16, मतलब मुझे पी दिखे तो दिमाग में 16 ही आए, एस दिखे मतलब 19। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू को हम तुरंत याद करेंगे। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। लैंग्वेज के लिए आप प्रॉब्लम मत कीजिए। चलिए यहां पे देखते हैं। अब अगर देखा जाए ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5। अब बात आती है आगे एफ, आगे बात आती है एफ की, ध्यान दीजिएगा। एफ एफ बोले तो फिक्स, बोले तो 6। एफ बोले तो फिक्स, बोले तो 6। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 6 होगा। फर्दर हम आते हैं जी पे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, जी। बट अब देखिए ये क्या दिख रहा है, तो जी खुद बोल रहा है कि हम जी नहीं है, हम कितना है 7 है। जी खुद बोल रहा है कि हम जी नहीं है बल्कि 7 है। फर्दर आगे हम आते हैं एच पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको यहां सटाया जाए, इसको यहां सटाया जाए, तो एच खुद बोल रहा था भाई साहब हम 8 हैं। भाई साहब हम कितना है 8 हैं। अब ध्यान देते जाइएगा कि सर किस तरह से लेटर्स को ही फॉर्म कर रहे हैं नंबर में, ताकि तुरंत अगर कोई आ जाए एच तो तुरंत पता चलेगा कि अरे एच को ऊपर मिलाना है नीचे मिलाना है, और एच 8 होता है। जी कितना है, तो जी आप ऐसे लिखे हो, वहां 7 दिख रहा है। क्लियर है। अब यहां फर्दर आगे आते हैं। एच के बाद आपका आता है कि ये क्या है आई, और आई खुद बोल रहा है कि हम कितना है 9। आई के बाद अगर देखा जाए जे, जे से अगर देखा जाए तो जितेंद्र। देखिए जितेंद्र में खुद कहता है जे क्या है 10। जे कितना है 10। आई होप कि यहां तक क्लियर होगी। फर्दर अगर हम आते हैं आई के बाद के पे, तो अगर आईपीएल में आपको इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब। के का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 11। क्लियर है। फर्दर हम आते हैं एल। देखिए अगर एल को देखा जाए तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। देखिए एल से हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये ऐसा है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा लंबा खींच दें तो आपको क्या दिख रहा है 1 and 2। आपको ये सर नहीं दिख रहा है, आपको देखना पड़ेगा इसी लेटर के फॉर्मेशन से, ताकि आपको रटने की जरूरत ना हो। फिर से देखिए ये क्या है एल, ये देखिए ये लेटर आपको 2 की तरह दिख रहा है। इस लेटर को अगर नीचे बढ़ाया जाए तो एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 12। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं हम एल के बाद एम पे। तो एम को यदि ध्यान से रोटेट किया जाए तो ये क्या बन जा रहे हैं 3। अब यहां कॉमन सेंस की बात है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। आपको पता है एबीसीडी शुरुआत के लेटर्स हैं,
और एक्स वाई जेड लास्ट के लेटर हैं। तो अब अगर 3 दिखा रहा है इसका मतलब ये सी हो नहीं सकता, साइस भी हो नहीं सकता। तब ये बचा क्या? तो ये जो होगा वो आपका 13 को रिप्रेजेंट करेगा। एम जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 13 को। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए एम के बाद एन, ये क्या है? एन। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए रोमन लेटर में, रोमन नंबरिंग में ये क्या दिखा रहा है? 4। अब आप बताइए 4 होता है डी का, 24 तो ये हो नहीं सकता, तो ये कितना होगा? 14। एन का कितना आ गया वैल्यू? 14। फर्दर हम आगे देखते हैं, ये क्या है? ओ। ओ को अगर ध्यान देखा जाए इजोटी से, ओ कितना है? 15। आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। फर्दर हम आते हैं ओ के बाद पी पे। देखिए ये क्या है? पी। अब देखिए पी को ध्यान से देखिए, इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं और इसे इधर बढ़ा दूं सीधा, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? 16। वंस अगेन देखिए ये क्या है? पी। अगर इस लेटर को ऊपर बढ़ाया जाए सीधा, तो ये जो फॉर्म हो रहा है ये कितना हो रहा है? 16। तो ये लेटर खुद बता रहा है कि पी का वैल्यू कितना है? 16। चलिए यहां के बाद फर्दर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए हम वहां पी तक देख चुके थे। अब देखिए लेटर है क्या? क्यू। क्यू खुद बोल रहा है यहां पे, देखिए 7। अब आप देखिए क्यू का प्लेस वैल्यू जो यहां 7 दिख रहा है, ये 7 तो हो नहीं सकता, ये 7 हो नहीं सकता। 27 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर ही होते हैं। तब ये बचा क्या? तो ये बचा सर 17। क्यू के बाद अगर हम आते हैं आर पे, देखिए आर के अगर इस लाइन को खींच करके यहां सटा दिया जाए, ये क्या फॉर्म हो रहा? 8, यानी कि ये आ जाएगा 18। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए अब आते हैं आर के बाद एस। ध्यान से देखा जाए ये एस है, बट अगर ये एस को यहां से नीचे सटाया जाए तो ये क्या दिख रहा है आपको? 9 की तरह। चलिए चलिए यहां पे फिर से एक बार देखता हूं मैं। अगर देखा जाए क्यू को, क्यू खुद बोल रहा है कि हम 17 है। क्यू के बाद अगर आर को देखा जाए, तो अगर इस लाइन को हम यहां से हटाते हैं तो ये दिख रहा 8। 8 बोले तो 18, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी 8 किसका होता है? एच का। 28 पॉसिबल नहीं है, तो ये जो आर 8 बन रहा है ये किसका है? 18 का। फर्दर अगर हम आते हैं एस, इस लाइन को अगर यहां सटा दिया जाए तो देखिए ये लाइन आपको क्या दिख रहा है? 9 की तरह दिख रहा है। अब एस का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 19। अब आती है बारी टी की। तो T20 वर्ल्ड कप आप सारे लोग जानते ही होंगे। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना है? 20। नेक्स्ट हम आते हैं लेटर यू पे। तो ध्यान दीजिए ये क्या है? यू। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर बीच के लाइन को मिटा दिया जाए, बीच के लाइन को मिटा दिया जाए, सपोज ये यू है, मिनट, यू है। अगर बीच के ये लाइन को मिटा दिया जाए तो ये आपके क्या बन जाएंगे? 21।
तो यू खुद कह रहा है यू कि मैं कितना हूं 21। क्लियर है? चलिए फर्दर हम आते हैं भी पे। अब भी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो यदि आप किसी को बोलिएगा भी तो थोड़ा ज्यादा सुनेंगे तो वो सुन लेंगे क्या बी। अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं भी तो सुनेंगे बी। और बी का मतलब क्या हुआ? बी का 2 और ये बी का 2, यानी भी का प्लेस वैल्यू आ गया 22। क्लियर है? अब आते हैं भी के बाद डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू को रोटेट किया जाए तो ये बन रहा है 3। अब आप ही बताओ क्या ये 3 हो सकता है? नहीं सर, 3 तो सी का है। क्या ये 13 हो सकता है? सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जेड के आसपास है। तब क्या होगा? 23 होगा। इसका मतलब डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 हो गया। अब बारी आती है एक्स की। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और एक 2 लाइन दिए हुआ 2। अब ये 2 लाइन आपस में मिला तो कितने पार्ट बन गए? 4। 1 2 3 4। तो एक्स का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 24। फिर से देखते हैं एक्स के लिए। अगर देखा जाए एक और एक 2 लाइन, 2 के लिए 2। अब ये कितने पार्ट में बांट दिया प्लेन को? 1 2 3 4। ये हो गया 4। कोई दिक्कत? फर्दर हम देखते हैं y। y का प्लेस वैल्यू 25। उसके बाद बारी आती है z की, जो कि कितना होता है? 26। आई होप कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के सारे प्लेस वैल्यू याद हो गए होंगे। नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूं कि कैसे आपको सोचना है। कुछ लोग इसे रटते हैं, मैं अभी फिर से बता रहा हूं, इसको रटने की जरूरत है ही नहीं। और लाइफ में आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने सारे लेटर्स का फॉर्मेशन नंबर के साथ किया है। आप जो ही कोई पूछे 21 किसका होता है, तुरंत यू का। 23 किसका होता है? डब्ल्यू का। मुझसे अगर कोई अल्फाबेट पूछे डी, मैं बोलूंगा 4। कोई बोले एच, मैं बोलूंगा 8। मुझे ऐसा नहीं करना है कि जो टी का ये होता है, जे का 10 होता है, तो उससे पहले आई है तो 9। इसमें टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड सोचने का टाइम लगता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 सेकंड बहुत मायने रखता है। चलिए हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाते हैं। चलिए यहां पे ए बी सी एंड डी। इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 3, इसका प्लेस वैल्यू 4। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात करें ई की, ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5, जो कि आपने इजोटी से देख रखा है। अब देखिए आता है एफ। एफ बोले तो फिक्स, बोले तो 6। एफ बोले तो फिक्स, बोले तो 6। एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 6। अब अगर यहां देखा जाए जी, जी खुद बोल रहा है भाई हम 7 है। जी खुद बता रहा है कि हम कितना है? 7 है। तो जी का प्लेस वैल्यू 7। इसके बाद बारी आती है एच की। ये हो गया एच। अगर यहां इसे सटाया जाए, इसे यहां सटाया जाए, तो ये बोल रहा है हम 8 है। ये क्या बतला रहा है? कि हम 8 है। मतलब एच का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 8। एच का प्लेस वैल्यू 8। उसके बाद अगर देखा जाए आई, तो आई खुद बोल रहा है भाई हम 9 है। फर्दर अगर देखें जे, तो जे के लिए मैंने बताया था जितेंद्र। जे के लिए क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र के बीच में ही क्या है? 10, TEN। तो ये खुद बतला रहा है कि हम कितना है? 10। अब अगर बारी आती है के की, तो किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 11। अब बात है एल की, तो सर एल ऐसे लिखाता है, और देखिए ये 1 तो दिख रहा है और ये छोटा वाला 2 दिख रहा है। एल, एल बतलाता है कि ये 1 और ये 2, 1 और 2 से मिलकर के क्या बनता है? 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्दर आते हैं एम। एम को अगर पलट दिया जाए तो ये बनेगा 3, क्योंकि ये 3 नहीं हो सकता।
3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ABCD के आसपास नहीं है। 23 नहीं हो सकता क्योंकि XYZ के आसपास, Z के आसपास नहीं है। तो बच क्या जाता है 3, 13, 23। तो ऑब्वियसली है कि ये क्या होगा 13 होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे n पे। तो n को यदि ध्यान से देखा जाए तो रोमन में ये क्या है 4। n को यदि ध्यान से देखा जाए तो रोमन में ये दिख रहा है 4। अब देखिए 4 हो नहीं सकता क्योंकि D का है 4। 24 सर 24 नहीं हो सकता क्योंकि Z के आसपास नहीं आता है n। इतना तो आइडिया है कि n जो है वो बीच में आता है। तो 4 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, तो बचा क्या 14। n के बाद अगर देखा जाए O, तो इजोटी से आपने देख लिया इसे, इसका होता है 15। अब बात आती है P की। देखिए P का कंस्ट्रक्शन क्या था सर, ये अगर ऊपर चला जाए और ये सीधा स्ट्रेट, तो ये P खुद बतला रहा है कि हम 16 बन रहे हैं। फिर से देखते हैं P को। P है, यहां से ये सीधा गया, ये स्ट्रेट गया, ये कितना फॉर्म कर रहा है 16। तो P का प्लेस वैल्यू हो गया 16। अब आते हैं आगे नेक्स्ट Q। सर Q यहां दिख रहा है कि 7 है। अब देखिए 7 तो G का होता है, 27 पॉसिबल है नहीं, तो अब एक ही चीज बच जाता है Q के लिए 17। अब आते हैं R पे। R को मैंने क्या बताया सर, यहां से अगर इसे सटा दिया जाए तो ये फॉर्म कर रहा है 8। क्या फॉर्म कर रहा है 8। अब आप जानते हो कि 28 तो हो नहीं सकता, 8 ऑलरेडी H का है, तो R का क्या हो जाएगा 18। उसके बाद हम आते हैं S पे। सर ये S है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे यहां सटा दिया जाए तो सर ये दिख रहा है कितना 9। अब देखिए 29 तो होता नहीं है और 9 I का है, तो बचा क्या 9, 19, 29। 29 पॉसिबल नहीं है, 9 ऑलरेडी 9 का है, तो S का क्या हो जाएगा 19। फर्दर हम देखे थे T का, तो मैंने बताया था T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब आ जाते हैं U पे। तो देखिए U कैसे लिखाता है, अगर ये बीच के लाइन को मिटा दिया जाए तो आपको क्या दिख रहा है 2 और 1, तो ये खुद बतला रहा है सर हम कितना है 21। इसके बाद यदि देखा जाए V का, तो V के लिए मैंने क्या बताया, यदि आप अपने दोस्त को बोलिएगा V तो ऑब्वियसली जनरली फर्स्ट टाइम में सुन लेगा वो क्या B वो सुनेगा B का होता है 2, इसका भी होगा 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम W पे। W को यदि पलटा जाए तो ये बन जाएगा सर 3। अब सर ये 3 हो नहीं सकता क्योंकि C लेके बैठे हुए हैं। 13 हो नहीं सकता क्योंकि ये बीच में नहीं है, इतना तो पता है XYZ, तो Z के आसपास है सर, तो ये क्या होगा 23 होगा। ये कितना होगा 23। W के बाद हम आते हैं X पे। तो X के लिए क्या बताए थे, एक लाइन और एक 2 लाइन है, तो 2 लाइन के लिए ये 2 है, और ये 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट किया तो कितने पार्ट्स बन गए 4। ये हो गया 4, 24। अब अगर देखा जाए Y का, तो Y हो गया आपका कितना 25, और Z तो वेल नोन है, लास्ट लेटर है, तो Z का कितना होगा 26। चलिए आप लोग बताइए सभी को ये वैल्यू याद हो गया या नहीं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए सारे लोगों को वैल्यू याद हो पाया है या नहीं। हाँ चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सभी को प्लेस वैल्यू समझ में आया या नहीं। याद हो गया सर। चलिए सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए कि याद हुआ या नहीं। लेट हो गए सर, मैं लेट नहीं हूं, हो सकता है आप लेट हो गए होंगे। चलिए याद हुआ सर, बिल्कुल याद रहेगा और लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए क्लियर है। अगर कोई बोले X तुरंत बोलना 24, कोई बोले W 23, V 22, U 21। ऐसा नहीं कि मुझे दिमाग में जोड़ लगाने की जरूरत पड़ रही है।
ठीक है, अगर पहले से याद था तो वेल एंड गुड। बहुत लोगों को पहली बार याद हुआ होगा। क्लास के बाद एएसओ वर्क प्रोफाइल बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बतला दूंगा, सब कुछ बतला दूंगा कि मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं। चलिए, आई होप कि प्लेस वैल्यू सभी को याद होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यहां तक सभी को याद रहते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बारी आती इजोटी की। तो इजोटी में ई जो होता है वो 5, जे जो होता है वो 10, ओ जो होता है वो कितना है 15, टी जो है वो 20 के लिए है, और वाई जो है वो 25 के लिए है। वाई जो है वो कितने के लिए है 25 के लिए। अब देखिए, कुछ लोग यहां से आगे पीछे याद रखते हैं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ई का जो है वो 5 हो गया। एफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो लोग लेट से ज्वाइन हुए वो देख लीजिए। एफ बोले तो फिक्स, फिक्स बोले तो 6, एफ बोले तो फिक्स 6, तो एफ का कितना हो जाएगा 6। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6। अब यहां पे देखिए, अगर आप देखा जाए जी, फिर से देखिए जी, तो ऑलरेडी ये बता रहा है क्या सर, हम तो 7 हैं, तो जी का प्लेस वैल्यू आ गया 7। फर्दर हम देखते हैं एच। एच को यदि यहां से ऊपर सटाया जाए, यहां से नीचे सटाया जाए, तो ये एच क्या दिख रहा है 8, एच हो गया 8। अब देखा जाए आई, आई खुद कह रहा है कि हम तो 9 है, हमको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जे। तो जे के लिए मैंने क्या बताया था जितेंद्र, और ये खुद बतला रहा है कि हम कितना है 10, तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होगा 10। अब के बारे में मैंने क्या बताया, के, तो सर हम जानते हैं किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब जो आईपीएल की एक टीम है। अब आते हैं बारी एल की। तो सर हम लोग एल ऐसे लिखते हैं, फिर से देखिए एल, तो ध्यान से देखा जाए तो ये 1 दिख रहा है, और ये छोटा सा जो चीज है वो 2 दिख रहा है, तो 1 और 2 से क्या हो जाएंगे 12, तो वही एल का मैंने लिखा है 12। अब आ गया एम। सर एम को यदि पलट दिया जाए तो ये 3 दिख रहा है, सर 3 होगा नहीं। जब 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी सी का है। सर 23 भी नहीं होगा, क्योंकि एम जो है वो जेड के आसपास नहीं है, तब क्या बचा 13 बचा। उसके बाद आते हैं एन पे, तो ये क्या है एन, ध्यान से देखा जाए रोमन का ये क्या है 4। अब 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि सर डी का है। 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जेड के आसपास नहीं है, तब ये कितना का होगा 14 का। उसके बाद हम देखते हैं ओ। तो ओ को यदि ध्यान से देखा जाए तो इजोटी में है 15, तो ओ का 15। अब आते हैं यहां पे हम पी के लिए। तो देखिए पी ऐसे लिखाता है, अगर ध्यान से देखा जाए इसे मैं ऊपर ले जाऊं और इसे स्ट्रेट ले जाऊं, तो ये खुद बतला रहा है कि सर हम 16 हैं। थोड़ा सा फॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ी और हम 16 बन गए, तो पी का प्लस वैल्यू कितना हो गया 16। आफ्टर देन हम आते हैं क्यू पे। देखिए क्यू, ये 7 दिख रहा है, सर 7 होगा नहीं क्योंकि 7 क्या इसका है जी का। 27 भी नहीं होगा। 27 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर ही होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर ही होते हैं, तो 27 पॉसिबल नहीं है। 27 पॉसिबल नहीं है, तब इसके लिए क्या हो जाएगा सर, क्यू के लिए हो जाएगा 17। क्यू के लिए मैंने क्या लिख दिया है 17। क्लियर है यहां तक। चलिए थोड़ा सा और कुछ लेटर्स बचे हैं, देखते हैं। चलिए ठीक है, क्यूब हो गया। अब क्यू के बाद हम देखते हैं आगे का क्या है, आर। ये हो गया आपका आर। अगर इसे यहां से सटा दिया जाए तो ये बन गया 8। सर आर के लिए 8 तो होगा नहीं, 28 पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 18। आर के बाद है एस, ध्यान से देखिए ये है एस। अगर इस लाइन को यहां सटाया जाए तो बन रहा है 9। 9 होगा नहीं, 29 तो होता ही नहीं है,
9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई ऑलरेडी 9 लिए हुए हैं, तो एस का हो जाएगा 19। टी का मैंने क्या बताया? T20 वर्ल्ड कप। यू देखिए ऐसे यू लिखते हैं तो ये 2 और 1 दिख रहा है, यू हमने ऐसे लिखा तो ये क्या दिख रहा है? 2 और 1 मतलब 21। भी के लिए मैंने क्या बताया था? भी के लिए बताया था कि आप अगर अपने दोस्त को बोलते हो भी तो फर्स्ट टाइम सुनेगा बीबी, तो बी और बी का प्लेस वैल्यू 2 और 2 यानी 22। अब मैंने बताया डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू को अगर पलट दिया जाए तो बनेगा 3 तो हो नहीं सकता, 13 तो ऑलरेडी एम लिए हुए हैं। अब बचा कितना? 23, तो डब्ल्यू का हो जाएगा 23, और ऐसे भी ये जेड के आसपास है। एक्स के लिए मैंने क्या बताया? एक लाइन और एक 2 लाइन है। कितने लाइन है? 2 लाइन। अब ये दोनों लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट किया तो प्लेन को 4 पार्ट में बांट दिया। अब मैंने y के लिए क्या बताया? तो इजोटी में y का वैल्यू होता है 25 और फिर z का कितना होता है? 26। आई होप कि अब सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? फास्ट फॉरवर्ड में एक बार सर बता दीजिए। बतला दिया हूं, क्वेश्चन में आए सर, बिल्कुल करवाऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं बिल्कुल करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। चलिए अब इसे मिटाता हूं, ये फर्दर अगले पेज पे आता हूं। चलिए प्लेस वैल्यू तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गया। अब आते हैं इसके अपोजिट्स वर्ड्स। अपोजिट लेटर्स। अब ये अपोजिट लेटर्स होते क्या हैं, हम उसे समझते हैं। अपोजिट लेटर्स तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वो 2 लेटर जिसके सम 27 हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वो 2 लेटर जिसके सम 27 हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। जैसे देखिए ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 26 होता है। ये दोनों को यदि जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद ये क्या बन जा रहा है? 27 बन जा रहा है। तो ए जो होगा वो जेड का अपोजिट होगा और जेड जो होगा वो ए का अपोजिट होगा। क्लियर है? चलिए यहां पे अब आते हैं, यहां पे हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे प्लेस वैल्यू देख लिए। अब प्रॉब्लम ये आता है अपोजिट पे। लोगों को अगर बोला जाता है पी का अपोजिट क्या होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे पी का प्लेस वैल्यू जो है वो 16 है। अब इसे क्या करते हैं, 27 में से 16 घटा देते हैं। अब 27 में से 16 घटाने के बाद ये आपका बच जाता है 11, और फिर वो बोलेंगे कि के होगा, यानी पी का अपोजिट क्या होगा? के होगा। जो कि एक टाइम टेकिंग है, आपका 2 से 3 सेकंड का टाइम ले लेता है। आपका 2 से 3 सेकंड का टाइम क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा। तो हम 2 से 3 सेकंड का टाइम क्यों दें? 27 माइनस 16। अगर ये चीजें हमें तुरंत याद हो, अगर कोई बोले पी का क्या होगा अपोजिट, तुरंत हम बतला दें के। ये हमारे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। कोई पूछेगा डी का क्या होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू का क्या होगा? डी। एल का अपोजिट क्या होगा? तुरंत बतला देंगे वो। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे सारे अपोजिट लेटर्स कैसे याद करें। चलिए अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। ये तो मैंने बता दिया कि 2 लेटर्स आपस में अपोजिट कब कहलाएंगे, तो वो 2 लेटर जिसके सम 27 हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सभी को याद कराना है। कैसे याद करवाया जाए समझते हैं यहां पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? आजा भाई, आजा। तो ए का अपोजिट हो गया जेड और जेड का अपोजिट हो गया ए। ए जे
as a, तो ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। अब आने के बाद बातचीत करते हैं, उसके बाद बोलते हैं बाय। अब आप चले जाओ भाई, वाई, वाई का मतलब बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। ध्यान से देखा जाए तो बी का 2 होता है और ये 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27। मतलब बी का अपोजिट कितना है वाई और वाई का अपोजिट बी। यहां तक तो हमने देख लिया। अब चलिए देखिए, व्हाट्सएप में चैटिंग का जमाना है, लिखना होगा 6 तो लोग लिख देते हैं CX से 6, CX से 6। इसका मतलब C का अपोजिट X है और X का अपोजिट C। फर्दर नेक्स्ट आते हैं डी पे। तो मेरी एक फेवरेट मूवी है दिल वाले, ये बहुत तरीके से आप याद रख सकते हो, दूध वाला, ड्यू, बहुत सारे चीज है, बट आप ऐसे याद रखो दिल वाले, DW से दिल वाले, दूध वाला, ड्यू, जिस तरीके से आप याद रख सकते हो आप रख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आपका जवाब आएगा लव है सर। अगर हम पूछें कि ये क्या चीज है, ये क्या है आप बता दो, आप कहोगे लव है सर। व्हाट्सएप में जनरली हम लोग है को क्या लिखते हैं, एच से मतलब है। अब देखिए ये लव है सर आपके कितने लेटर्स दे रहे हैं अपोजिट के, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी। अगर देखा जाए एस का अपोजिट एच और एच का एस, आई का आर का आई। उम्मीद है कि ये सारे अपोजिट लेटर आपको समझ में आ गया होगा। लव है सर, एल का ओ, भी का ई या ई का भी। देखिए अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, ये अगर इसके अपोजिट है तो इसके अपोजिट ये होगा। चलिए तो डी का हो गया। अगर ई का देखा जाए तो ई का क्या होगा बी, ई का क्या होगा बी। अब बारी आती है एफ की। अभी तो खैर ठंड का मौसम है, गर्मी के मौसम में हम लोग क्या कहते हैं उफ, क्या गर्मी है, क्या बोलते हैं उफ। उफ का मतलब क्या हुआ, यू और एफ, उफ, उफ क्या गर्मी है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फर्दर हम आते हैं, एफ तक हो गया। एफ के बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे, जी पे। जीटी रोड, जी के अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी, जीटी रोड, ये ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है। अब आते हैं एच पे। तो सर आपने तो बता रखा है कि एच का क्या होता है एस, एच का क्या होता है एस। चलिए उसके बाद आते हैं आई पे। किस पे आते हैं, आई पे। तो आपने बता रखा सर आई का आर होता है, आई का आर होता है। चलिए अब बारी आती है जे की। तो अगर आपको क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आपने नाम सुना होगा जैक कैलिस, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर था, अभी संन्यास ले चुका है। क्या है ये जैक कैलिस। नहीं तो आपको अगर कार्ड खेलने का शौक है तो आप इसे ऐसे देख सकते हो, गुलाम बेगम, जैक क्यू, बहुत सारे तरीके हैं आप याद रख सकते हो। जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी। क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन हूं इसलिए मेरे लिए जैक कैलिस ही काफी है। अब आप इसे बहुत सारे तरीके हैं, गुलाम बेगम, जंगल क्वीन या जैक कैलिस। क्लियर है। चलिए जे के बाद अब बारी आती है के। तो आपने नाम सुना होगा केपी ठाकुर, केपी ठाकुर। इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है, अच्छे ऑथर है, जो 1 से लेकर के 10th के बीच के स्टूडेंट्स के बीच बेस्ट बुक है। इवन कुछ लोग जनरल कंपटीशन में भी प्रीफर करते थे, बट अभी लोग उतना प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग केपी ठाकुर उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी है।
चलिए के तक आ गए। अब के बाद कहां तक जाएंगे? एल। तो सर एल का आपने तो बता रखा है, एल का क्या होगा? ओ। अब आते हैं किस पे? एम पे। मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि कोई भी काम करो लाइफ में तो मन से करो। किससे करो? मन से करो। ये क्या हो गया? एम एन, यानी एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं। केविन पीटरसन याद रख सकते हो, नो डाउट। देखिए किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह बोलता हूं कि कोई भी तरीका, अगर आपको मेरे तरीके से ज्यादा कम समय में आपका तरीका है तो मेरे तरीके को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका मेन प्रायोरिटी है टाइम को बचाना और क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करना। ऐसे मेरी पूरी ख्वाहिश होती है या चाहत होती है कि मैं जो तरीका बताऊं वो सबसे कम टाइम का हो, शॉर्ट हो, उससे ज्यादा शॉर्ट पॉसिबल नहीं हो। फिर भी आप जिस तरीके से याद रख सकते हैं। मेरा मेन टारगेट है कि आपका एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में 20 में से 20 स्कोर हो, क्योंकि 20 में से 17-16 आप करते हो तो आप पीछे चले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि आप देखोगे कि एक एक दो दो नंबर के लिए आपके सिलेक्शन मार्क आते हैं। आप बहुत लोगों ने जेपीएससी का पीटी दिया होगा तो आपको पता होगा, काश 2 क्वेश्चन सही कर लेते तो मेरा पीटी हो गया होता। तो जनरल कंपटीशन का बस यही मेन फंडा है कि आपके जो सिलेक्शन रुकते हैं अच्छे स्टूडेंट का, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.25 मार्क्स, इस तरह से सिलेक्शन रुकते हैं। तो वो किसी भी टॉपिक को आप लाइटली नहीं ले सकते। सर मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूं आपकी क्लास के लिए। संतोष कुमार झा। चलिए चलिए और देखते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अल्फाबेट्स के सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट्स आपको याद हो गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर क्वेश्चन मतलाइए, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले इसे मैं मिटाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न। कि अल्फाबेट्स के क्वेश्चन पैटर्न कैसे आते हैं। तो बहुत सारे टाइप बनते हैं, उसमें से पहला हम देखेंगे जिस चीज पे हमको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि हो सकता है आपके लेटर को एक एक आगे बढ़ा दिया गया होगा या 2-2 आगे बढ़ा दिया गया। सपोज इसमें लिखा रहेगा यदि रमेश यदि रमेश को SBNFTI लिखा जाए TI लिखा जाए, तो बताइए राम को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेनली बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, पैटर्न देखना पड़ता है। कोडिंग डिकोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो कोडिंग क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड को एक अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना कोडिंग कहलाता है। जैसे देखिए रमेश किसी का नाम है, लेकिन मैं उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, SBNFTI। इसका कोई मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में अगर देखा जाए
तो SBNFTI इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है कोडिंग। क्लियर है? और इसका जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, डिकोडिंग क्या है? तो अन मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना कहलाता है डिकोडिंग। अगर हम इसका उल्टा कन्वर्ट कर दें, SBNFTI को लिखा जाए रमेश, तो यहां पे एक वर्ड होगा जो अनमीनिंगफुल होगा, उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो उसको बोलते हैं डिकोड करना। आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो आतंकवादी लोग होते हैं या स्पाई लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना कोई वर्ड्स मिलता है तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टाइप का वर्ड मिलता है। मूवी में देखते होंगे कि अगर RAM लिखा हुआ है तो वो लोग वर्ड मिलाता है। R से रामेश्वरम, A से इलाहाबाद, M से मध्य प्रदेश, यहां विस्फोट होने वाला है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट यही है। मीनिंगफुल वर्ड से अनमीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना कोडिंग कहलाता है। अनमीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना डिकोडिंग कहलाता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां हुआ क्या है फॉरवर्ड में, देखिए यहां पे RAMESH, इसे क्या लिखा गया है? SBNFTI। हुआ क्या है सर? फॉरवर्ड R 18 है तो ये क्या हो गया है? 19 प्लस 1 हुआ है। A 1 है तो ये क्या लिखा गया है? B प्लस 1। मतलब हम समझ गए कि क्या होगा, सारे प्लस 1 1 है सर। एक बार देख लेंगे तो यहाँ राम का देखा जाए तो 18 है तो 19 होगा, A है तो यहाँ B होगा, M है तो क्या होगा? N होगा। अब कहिएगा सर इतना करने की जरूरत क्या थी? तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, मैं तो यही देख लूंगा रमेश का या राम है, ये क्या हो जाएगा? SBN। चलिए, मेन डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप ऑप्शंस को कैसे देखते हैं। रीजनिंग में आपका टाइम केवल ऑप्शन मेथड ही बचाएगा। अब देखिएगा कैसे ऑप्शन मेथड से रीजनिंग के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड करूंगा मैं। अभी तो मैंने सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करवाया, इसका अपोजिट लेटर्स याद करवाया। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू कैसे इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए फॉरवर्ड, अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, फर्दर आगे देखता हूं, इसे मैं मिटाता हूं। फॉरवर्ड पैटर्न में जरूरी नहीं है कि एक एक बढ़ेंगे, क्या होगा 1 2 3 भी बढ़ सकता। सपोज ये राम है, इसको जो कोड किया गया है वो SCP से कोडिंग किया गया है, तो आप बता दो सीट का क्या होगा? इसका सीट का क्या होगा? अब सीट के बारे में बोला गया है, SEAT, सीट का कोडिंग क्या होगा? तो देखिए फॉरवर्ड में देखना है। फॉरवर्ड में क्या होता है, ये पहला लेटर के साथ कोडिंग होगा, इसका अगला लेटर इसके अगला लेटर के साथ कोडिंग होगा, इसका अगला लेटर इस लेटर के साथ कोडिंग होगा। ऐसे कोडिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न में क्या होगा, इसका पहला लेटर इसके लास्ट लेटर के साथ कोडिंग करेगा, इसका सेकेंड लास्ट इसके सी से, इसका अंतिम इसके पहले से, वो आगे हम देखेंगे। अब देखिए इसका कोडिंग क्या हुआ है, तो सर ये 18 है 19 हो गया प्लस 1, सर ये 1 है 3 हो गया प्लस 2, सर ये 13 है 16 हो गया मतलब प्लस 3, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, इसी पैटर्न पे बढ़ेगा। तो अगर हम इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए ये सर प्लस 1 होगा, ये प्लस 2 होगा, ये प्लस 3 होगा और ये प्लस 4 होगा। तो एस का क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि एस 19 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ई का कितना होता है 5, 2 जोड़ेंगे तो 7 यानी जी होगा। ए का कितना होता है 1, 3 जोड़ेंगे तो 4 यानी हो जाएगा डी। उसका टी का कितना होता है 20, 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 के लिए हमें कितना हो जाएगा एक्स। 1 मिनट, तो इसका कोडिंग ये होगा। अब यहां पे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आपके एग्जाम जो होंगे उसमें ऑप्शंस रहेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कोडिंग पता है,
एक जुड़ा, दो जुड़ा, तीन जुड़ा। अब क्या करेंगे, एस में एक जोड़ करके टी लिखेंगे, ई में एक जोड़ करके जी लिखेंगे, ए में तीन जोड़ करके डी लिखेंगे और टी में चार जोड़ करके एक्स लिखेंगे। बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सबसे पहले आप देख लो ऑप्शन पैटर्न क्या है। 3 लेटर है तो लास्ट में 3 जुड़ रहा है, 4 लेटर है लास्ट में 4 जुड़ेगा। तुरंत देखेंगे कि टी में 4 कहां है, एक्स, किस ऑप्शन के लास्ट में एक्स है। यहां एक लेटर को लिखने में आधा सेकंड लगता है, अगर आप 3 से 4 लेटर एक बार लिख रहे हो तो 1 सेकंड चला जाएगा। तो हम कम से कम समय में, अभी तो मैं एक छोटा वर्ड लिया हूं, एग्जाम में क्या है, एजुकेशन जैसे वर्ड जो 7 या 8 लेटर के होंगे या 9 लेटर के, वैसे वर्ड को डिकोड करने के बारे में बात की जाती है। और लोग क्या करते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम देखेंगे कि ऑप्शन मेथड से कैसे तुरंत हम स्ट्राइक कर दें, ऑप्शन को टिक कर दें, स्ट्राइक आउट कम समय में। व्हाट विल बी टाइमिंग ऑफ द क्लासेस? कल से आपको शेड्यूल बतला दिया जाएगा। कल से आपको हमारे क्लास की शेड्यूल बतला दी जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये SBN RBN, अच्छा चलिए अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको इसके सारे पैटर्न कितने पैटर्न पे आएंगे। कल इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन। अभी सिर्फ आप समझिए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या पैटर्न बन सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न बन गया। अगर दूसरे में आया जाए, सेकेंड में, तो ये हो गया बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न, अब बैकवर्ड पैटर्न में देखिए एक छोटा सा वर्ड मैं राम को ही लेता हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ये राम है। अगर यहां पे देखा जाए, इसकी जो कोडिंग की गई है वो P D और U में किया गया है। किसमें किया गया है? PDU। राम को अगर PDU लिखा गया है तो आप बता दो SEE को क्या लिखा जाएगा? SEE को क्या लिखा जाएगा? तो बैकवर्ड पैटर्न में क्या होता है, आपको यह देखना होता है कि ये फर्स्ट लेटर जो है, अगर फर्स्ट लेटर से रिलेटेड नहीं है तो कहीं लास्ट से तो रिलेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे R है, P है, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर -2 हुआ है। अब A जो है वो क्या है, +3 हो गया है। फिर M जो है वो क्या बन गया है, U बन गया है। तो 13 से कितना हो गया, 21। 13 से 21 यानी 8 बढ़ गया है। अब देखिए कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, +8 हो जा रहा है। तो जब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करे फॉरवर्ड पैटर्न में, तुरंत आ जाना है बैकवर्ड पैटर्न। मैं बतलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम तुरंत क्या लगाना है रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले हम बैकवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न को देखेंगे। जो ही फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं किया तुरंत आएंगे बैकवर्ड पैटर्न पे। बैकवर्ड पैटर्न नहीं काम किया तो आगे क्रॉस पोजीशन, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, मैं सिर्फ इसे बतला देता हूं कि क्या हुआ। आप देखिए यहां पे क्या है, राम। तो अगर यहां से देखा जाए, इसे मैं PDU लिखा था, फॉरवर्ड पैटर्न लागू नहीं हो रहा तो क्या बैकवर्ड है? देखिए सर 18 है, 21 हो रहा है, मतलब +3। सर A है और D हो जा रहा है, 1 4 हो जा रहा है यानी +3। सर ये M है और P हो जा रहा है, यानी यहां पे भी क्या हुआ, +3। मतलब सर बैकवर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए 3-3 हो जा रहा है, 3-3 बढ़ रहा है। तो यहां से क्या होगा, सो देखिए E में 3 बढ़ेगा, ये हो जाएगा H और S के लिए कितना हो जाएगा, V। क्लियर है? चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।